आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य तौर पर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल। सबसे पहला है राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम, नंबर 1, नंबर 2 सेंट्रोसोम, नंबर 3 न्यूक्लियोलस। यस, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 4 साइटोस्केलेटन। नंबर 5 क्रोमोसोम एंड नंबर 6 प्रोकैरियोटिक सेल एंड फाइनली difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राइबोसोम। ये तीनों सेल ऑर्गेनल क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सबसे पहले राइबोसोम। राइबोसोम को किसने खोजा था? पेलाडे ने खोजा था। और ये जो राइबोसोम है ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। It is also found in prokaryotic cell. Also found in prokaryotic cells. Chemically, ribosome consists of RNA and प्रोटीन। ये RNA और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, टाइप्स देख लीजिए। टाइप्स ऑफ राइबोसोम ये दो तरीके का होता है। एक जो होता है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, वह जो टाइप है राइबोसोम का उसको कहते हैं 80S राइबोसोम। और एक टाइप है दूसरा जिसको हम कहते हैं 70S राइबोसोम। तो जो 80S राइबोसोम है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल। और 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा यह जो 70S राइबोसोम है यह यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल, दो सेल ऑर्गेनल जिसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट और जो दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में भी जो है राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वह जो राइबोसोम होगा उसका कौन सा टाइप होगा?
70S टाइप। यानी कि ये जो 70S टाइप का जो राइबोसोम है इससे थोड़ा छोटा होता है, 80S बड़ा होता है और ये 70S छोटा होता है। तो 70S प्रोकैरियोटिक सेल में तो पाया ही जाता है, इसके साथ साथ और कहाँ पाया जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसमें मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। ये है 70S। तो ये 80S राइबोसोम बड़ा राइबोसोम है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, 70S राइबोसोम छोटा राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा। कहाँ कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए ये जो 80S राइबोसोम है या 70S राइबोसोम है, तो इसके दो सब यूनिट्स हैं। ये फिर दो पार्ट में बटा, ये दो सब यूनिट हैं इसके। एक को हम कहते हैं 60S और दूसरे को कहते हैं 40S। ये दोनों एडिटिव वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि 60 और 40 हम जोड़ दें तो कहें कि 100 आ रहा है, लेकिन है तो ये एक्चुअल में जो S है इसको कहते हैं सेप्ड वर्ग यूनिट। ये क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो ये एडिशनल वैल्यू, ये एडिटिव वैल्यू नहीं है। 60S और 40S क्या है, ये सेप्ड वर्ग, S स्टैंड फॉर सेप्ड वर्ग यूनिट। और तो 80S के दो सब यूनिट्स हैं, 60S और 40S। 60S क्या होता है, बड़ा है, और जो छोटा वाला है वो है आपका 40S। तो ये जो ऊपर वाला है ये 40S का है, और जो नीचे वाला है ये है आपका 60S। उसी तरीके से 70S राइबोसोम के अंदर भी दो सब यूनिट्स हैं, एक है आपका 30S और जो दूसरा है यह है 50S। यह भी एडिटिव वैल्यू नहीं है, 50 और 30 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। लेकिन क्या है, तो यहाँ पर S क्या है, सेप्ड वर्ग यूनिट, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और इसका जो छोटा वाला यूनिट है उसको हम कहते हैं 30S, और जो बड़ा यूनिट है वो क्या है इसका 50S। ये 30S और ये है 50S। तो देखिए राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसको किसने खोजा था, पेलाडे ने खोजा था। यह दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और इसके साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है वह राइबोसोम छोटा वाला होता है, और जो प्लांट और एनिमल सेल जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो कैसा होता है, बड़ा राइबोसोम होता है। तो जो बड़ा होता है वो कौन सा टाइप है, 80S। जो छोटा होता है वो कौन सा है, 70S। 80S जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल में, इसके दो सब यूनिट्स हैं, 60S और 40S। ठीक उसी तरीके से 70S जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसके साथ साथ और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। देखिए राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। राइबोसोम को कहा जाता है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ये कैसे है, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि एक दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो वो है राइबोसोम। तो एक ऑर्गेनल तो ये राइबोसोम स्वयं हो गया, और ये चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है, और इसी सेल ऑर्गेनल के अंदर ये पाया जाता है राइबोसोम। तो इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो ये तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है। तो एक तो हो गया ये ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। अगर कहा जाए कौन सा सेल ऑर्गेनल है, तो वो है आपका राइबोसोम। केमिकली अगर राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसका काम क्या है सेल के अंदर,
सेल के अंदर इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करता है ये? प्रोटीन फंक्शन इसका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो राइबोसोम है यह सेल के अंदर दो तरीके से पाया जाता है, बाउंडेड फॉर्म में और फ्री फॉर्म में। अगर बाउंडेड फॉर्म में है तो यह कहाँ पाया जाएगा? ये जो आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये राइबोसोम है। एक राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, और एक राइबोसोम और क्या होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है सेल के साइटोप्लाज्म। तो सेल के साइटोप्लाज्म में तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम पाया जाता है इसको कहते हैं बाउंडेड राइबोसोम, बाउंडेड। और जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसको कहते हैं फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है दो फॉर्म है इसके, फिर एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। बाउंडेड फॉर्म जब वह ईआर के ऊपर चिपका हुआ रहेगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड होगा, और फ्री राइबोसोम जब वह साइटोप्लाज्म में फ्री पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। तो इस तरीके से यह है राइबोसोम। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हो गया पहला राइबोसोम। दूसरा है सेंट्रोसोम। देखिए जो सेंट्रोसोम है वह एनिमल सेल में पाया जाता है और फ्लैजेलेटेड प्लांट सेल में, फ्लैजेलेटेड जो प्लांट होते हैं उसमें भी यह पाया जाता है। ये जो सेंट्रोसोम है यह भी कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। मुख्य रूप से यह पाया जाता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में कैसे प्लांट में पाया जाएगा? या फ्लैजेलेटेड जो प्लांट हैं उसके अंदर यह पाया जाता है सेंट्रोसोम। अब देखिए ये जो सेंट्रोसोम है इसको किसने खोजा था? बोवेरी। सेंट्रोसोम इज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी। सेंट्रोसोम को किसने खोजा था? बोवेरी ने खोजा था। ये जो सेंट्रोसोम है यह दो सेंट्रियोल का बना होता है, दो सेंट्रियोल। ये इस तरीके से, एक ये है आपका सेंट्रियोल, ये एक, और ये है दूसरा सेंट्रियोल। तो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल, देखिए एक दूसरे के राइट एंगल पर आते हैं, और ये न्यूक्लियस के एक पोल पर पाया जाता है। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के किसी एक पोल के तरफ ये सिचुएटेड होता है। तो सेंट्रोसोम consist of two centriole. Both the centriole are situated right angle to each other. Each centriole consists of 9 microtubules. अगर इसका हम सेक्शन काटें तो पाएंगे कि ये इस तरीके के हैं, ये 9 माइक्रोट्यूबुल्स। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम ट्रिपलेट्स। इसको कहा जाता है ट्रिपलेट्स। इस तरीके का ये अरेंजमेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ट्रिपलेट्स है। ये 9 ट्रिपलेट, और बीच में क्या होता है? ये तो ये इसका जो अरेंजमेंट है ये कैसा है? 9+0 अरेंजमेंट है। अगर इसका हमने सेक्शन काटा, सेक्शन काटने के बाद पाया गया कि ये 9 ट्रिपलेट्स से बना होता है। ईच ट्रिपलेट्स 1 2 3, ये तीनों मिलकर के एक बंडल बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ये चूंकि 3 माइक्रोट्यूबुल से मिलकर के बना होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स। एंड ईच माइक्रोट्यूबुल कंसिस्ट ऑफ 13, ये जो एक माइक्रोट्यूबुल है ये इट कंसिस्ट ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। तो देखिए एक सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, डिस्कवर्ड बाय
Bovary, it consists of 2 centriole. Each centriole consists of 9 triplets, and each triplet is called microtubules, and each microtubule consists of 13 protofilament. It is found in mostly animal cell, but in plant cell it is also present, those they are flagellated. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ये क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। इसके अलावा और क्या करता है? फॉर विथ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, सीलिया और फ्लैजला को बनाने में भी यह मदद करता है। तो यह है आपका सेंट्रोसोम। यह भी कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। एक जो सेल ऑर्गेनल है ये न्यूक्लियोलस, एक्चुअल में जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यह भी जो है एग्जाम्पल किसका है? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल का है। न्यूक्लियोलस इज ए ऑर्गेनल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इज द अनदर ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? न्यूक्लियोलस। राइबोसोम तो है ही, इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था फॉन्टाना ने। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसके अंदर यह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है यह भी एक सेल ऑर्गेनल ही है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनल था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता था, और किसके अंदर पाया जाता था? और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता था। न्यूक्लियोलस भी ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यह भी कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। और यह भी एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल का एग्जाम्पल है न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या है? इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम को बनाने में मदद करता है। तो ये है आपका न्यूक्लियोलस। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था फॉन्टाना। इसको खोजा था फॉन्टाना ने। अब नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन क्या है? जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर हमारा जो ढांचा बना हुआ है उसके लिए पूरा स्केलेटल सिस्टम है, बोन और कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटल है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी उसका एक अपना साइटोस्केलेटन है। उस साइटोस्केलेटन को क्या कहते हैं? वो 3 तरीके के फिलामेंट से मिल करके बना होता है। एक को कहते हैं हम माइक्रोट्यूबुल, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिलामेंट, और तीसरा है प्रोटोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट and intermediate filament। देखिए microtubules is the thicker filament and microfilament is the thinner, and इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो थिकनेस है इन दोनों फिलामेंट के बीच का है, इसलिए इसको कहा जाता है
इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और यह जो माइक्रोट्यूबुल्स है कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है, हॉलो स्ट्रक्चर है ये। माइक्रोट्यूबुल्स आर दी हॉलो स्ट्रक्चर केमिकली कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो थिकनेस है माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट के बीच का है ये थिकनेस। और माइक्रोफिलामेंट क्या है, ये हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है, ये दो चीज से मिलकर बनाता है, एक्टिन एंड मायोसिन, ये दो तरीके के प्रोटीन है, इन दोनों से मिलकर के माइक्रोफिलामेंट बना हुआ होता है। देखिए जो इंटरमीडिएट, या फिर तीनों फिलामेंट में डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। जो माइक्रोट्यूबुल्स है इसको इट इज डिस्ट्रॉयड बाय एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्चिसिन। तो माइक्रोट्यूबुल इज सेंसिटिव टू कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक एल्केलॉइड्स है जिसका प्लांट ब्रीडर जो है इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, क्रोमोसोम डबलिंग के लिए, क्रोमोसोम की संख्या को डबल बनाते हैं ताकि प्लांट के नए नए वेराइटीज को बनाया जा सके। तो कॉल्चिसिन एक तरह का एल्केलॉइड है और इट इज द एनिमी ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। और ये जो माइक्रोट्यूबुल्स कब बनता है, स्पिंडल फाइबर जो बनता है वही माइक्रोट्यूबुल्स है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इट इज वेरी सेंसिटिव टू कॉल्चिसिन। और माइक्रोफिलामेंट क्या है, इट इज सेंसिटिव टू साइटोकैलोसिन बी। यह एक केमिकल सब्सटेंस है, ये क्या करता है, इस माइक्रोफिलामेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, इट इज दी, यह रेसिस्टेंस होता है, यानी कॉल्चिसिन भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ना ही साइटोकैलोसिन बी इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो ये क्या है, प्रोटीएजेज वह इंजाइम है जो कि इस फिलामेंट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो देखिए, माइक्रोट्यूबुल्स सेंसिटिव टू कॉल्चिसिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट सेंसिटिव टू प्रोटीएजेस एंड माइक्रोफिलामेंट सेंसिटिव टू साइटोकैलोसिन बी। ये क्या है, इट इज दीज थ्री, ये तीनों मिलकर के सेल का स्केलेटल सिस्टम बनाता है। और ये स्केलेटल का क्या काम है, एक प्रॉपर शेप बनाना है, एक निश्चित आकार देना है सेल को, ये काम है किसका, साइटोस्केलेटन का। तो माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सभी जो है मिल करके क्या बनाते हैं, सेल का साइटोस्केलेटल बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। देखिए, ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। यह सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। सबसे छोटा कौन सा है, राइबोसोम है। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ये इसके अंदर एक ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस हो गया, और ये जो बनता है ये कहते हैं इसको क्रोमैटिन नेटवर्क, इसको कहते हैं हम क्रोमैटिन नेटवर्क। ये क्रोमैटिन नेटवर्क हो गया। इसमें से हमने एक थ्रेड निकाला, ये सिंगल थ्रेड है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन है जब सेल डिवाइड करता है तो उस समय क्या होता है, जो क्रोमैटिन फाइबर है ये डबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक डबल, एक क्रोमैटिन से कितना बन गया, 2 क्रोमैटिन बन गया, और बाद में ये कॉन्डेंस्ड कर जाता है, और कॉन्डेंस्ड करके क्या बनाता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं,
क्रोमोजोम। तो ये बना क्या? क्रोमोजोम। देखिए ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के ये दोनों क्या है? क्रोमेटिड्स। इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। दोनों क्रोमेटिड्स आपस में एक पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है जिसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रोमेयर। इसको कहते हैं हम सेंट्रोमेयर। ये सेल का सेंट्रोमेयर है, सॉरी ये क्रोमोजोम का सेंट्रोमेयर है, जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम। और इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको सेल डिवीजन के किस स्टेज में दिखेगा? ये दिखेगा हमको मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज सेल डिवीजन का एक स्टेज है मेटाफेज। उस मेटाफेज स्टेज में इस तरह का हमको यह स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जो क्रोमोजोम है। अब देखिए ईच क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन है ये किस चीज का बना होता है? डीएनए। डीएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। डीएनए एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है जब डुप्लीकेशन होता है तो दो क्रोमेटिन थ्रेड बनेगा, और बाद में जब कॉन्डेंस कर जाएगा तो ईच क्रोमेटिन थ्रेड को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिड्स कहेंगे। और दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। इस केमिकली जो क्रोमेटिन है वो किस चीज का बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है, और इस डीएनए के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, एंड जीन इज द जीन। और ये जीन क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये है आपका क्रोमोजोम। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लें। प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। और ठीक इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे जो पाया जाता है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर है इसके अंदर। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मेसोसोम। मेसोसोम कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम किस तरीके का होगा? 70S टाइप का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा इसका जो क्रोमोसोम होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और इसी को कहते हैं जीनोफोर। जैसे यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। ये देखिए ये लीनियर है, लंबा थ्रेड की तरह है। लेकिन ये कैसा है? सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना हुआ होगा ये। लेकिन ये कैसा होगा? सर्कुलर होगा। और ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम है जिसको हम क्या कहते हैं? जीनोफोर भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो इसका क्रोमोसोम है इसके अलावा भी एक अलग से जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। वह भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं?
प्लाज्मिड। यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल तो उसका क्रोमोजोम है जिसको हम जीनोफोर कहते हैं, और दूसरा जेनेटिक मटेरियल है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहा जाता है उसको। और देखिए इसके अंदर, इस सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, ना तो इसमें ना तो इसमें लाइसोसोम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्गी बॉडी है, यानी ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्या करता है, सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पर इस प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मेसोसोम। इट इज, ये जो है मेसोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, वही प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम का काम है। यह मेसोसोम क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या करते हैं, मेसोसोम। और इसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये एटीपी का निर्माण करता है, यानी कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस है। मेसोसोम इज द पावर हाउस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये है स्ट्रक्चर आपका प्रोकैरियोटिक सेल का। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। difference between prokaryotic and eukaryotic। एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। ये इधर वाला है क्या आपका प्रोकैरियोटिक, और ये क्या है, यूकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट, और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कहते हैं, जीनोफोर, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो सेल ऑर्गेनल लाइक ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एब्सेंट। और यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट। और यहां क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। इसके अलावा इसके सेल में पावर को जनरेट करने के लिए क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाया जाता है, मेसोसोम। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो हम लोगों ने देखा कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या है, आरएनए का, राइबोसोम का निर्माण करना काम है किसका, न्यूक्लियोलस का। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या बना हुआ
जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, राइबोसोम। यह भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जो दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। एनिमल सेल, ये जो यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल सेल के अंदर 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। वो कौन से है, 2 सेल ऑर्गेनल है। कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये इस तरीके से हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है उसके सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी अगर आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके अलावा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।